अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, वो स्टमक का टॉपिक स्टार्ट करना है। स्टमक में आपको सबसे पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए। जब तक हमें वो नहीं पता होंगी तब तक हम आगे नहीं चल सकते। तब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्टमक के पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले स्टमक का कार्डिया होता है, ठीक है, ये कार्डिया वाला पोर्शन होता है, शुरू वाला ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला फंडस होता है, ठीक है, कार्डिया फंडस। और ये जो ये वाला पोर्शन है ये आपकी बॉडी होती है, ठीक है। और ये एंड वाला पोर्शन जो होता है वो एंट्रम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देन आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपका एंट्रम और ये एंड वाला शुरू वाला कार्डिया, इन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा आपके कौन से सेल्स होते हैं? म्यूकस सेल्स होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एम लिख रही हूँ, ठीक है। म्यूकस सेल इन दोनों जगहों पे सबसे ज़्यादा होते हैं, बाकी पोर्शन में भी होते हैं लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। और बाकी आपकी बॉडी और जो आपकी फंडस है, इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? चीफ सेल्स होते हैं, जिन्होंने HCl प्रोड्यूस करना है। सी मैं इसलिए लिख रही हूँ। उसके अलावा पेप्सिन सिक्रेट करने वाले जो सेल्स होते हैं ना, पैंक्रियास, जो इन्होंने पेप्सिन प्रोड्यूस करना होता है, वो सेल्स भी इन बॉडी और फंडस वगैरह में ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं ये PP लिख रही हूँ। और फिर अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो जिन्होंने हार्मोन सिक्रीट करने, पेप्सिन के लिए सिक्रीट करने के लिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो बॉडी फंडस में होते हैं। और जो गैस्ट्रिन होता है ना आपका, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ग्लैंड कहाँ होते हैं? इस एंट्रम के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, G सेल्स होते हैं, ठीक है। वो G सेल्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, और उन्होंने क्या प्रोड्यूस कराना होता है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का काम क्या होता है? उस गैस्ट्रिन ने आगे आके जो आपके स्टमक के अंदर सेल्स है ना, चीफ सेल्स, उनको स्टिमुलेट करना है, HCl वगैरह की प्रोडक्शन करवानी है ताकि डाइजेशन हो, ठीक है। ये इनके कुछ जो है ना वो बेसिक फंक्शन वगैरह आप कह सकते हैं, इस तरह करके, ठीक है। ये कुछ बातें आपको पता होनी ज़रूरी हैं कि कहाँ से म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कहाँ से HCl वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब हमारे असल अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, गैस्ट्रोपैथी एंड गैस्ट्राइटिस। अगर हम गैस्ट्राइटिस की बात करें, गैस्ट्राइटिस आइटिस से आपको पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, इन्फ्लेमेशन यहाँ पे होती है। और जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले आते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रोफिल्स की सिर्फ बात करें, अगर जहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं और एक्यूट किस्म का प्रोसेस है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट गैस्ट्राइटिस। मोस्टली एक्यूट के केस में न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। जो क्रॉनिक केस होता है ना, जो कब से चला आ रहा है, ये एक्यूट की हिस्ट्री बहुत थोड़े टाइम की होती है। जो क्रॉनिक होता है उसको कब से, सालों से चला आ रहा है, तो उनमें अगर हम देखेंगे ना तो उनमें हमें लिम्फोसाइट प्लाज्मा से ये चीज़ें मिलती होती हैं। उसके बाद जो है ना, गैस्ट्रोपैथी की अगर बात करें, अगर उसमें जो गैस्ट्रोपैथी है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सेल जो होते हैं वो या तो रेयर होते हैं या एब्सेंट होते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं गैस्ट्रोपैथी, ठीक है। ऊपर वाले में हमने बात की ना, उनके अंदर होते हैं प्लाज्मा सेल्स और न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं। लेकिन गैस्ट्रोपैथी में क्या होता है कि जो है ना वो इंजरी तो होती है, गैस्ट्रिक इंजरी होती है, डिसफंक्शन होता है, लेकिन उसमें ना क्या होता है कि सेल्स नहीं होते। वो होती किस वजह से? गैस्ट्रोपैथी एनसेड्स की वजह से हो सकती है, अल्कोहल की वजह से, और ये स्ट्रेस इंड्यूस इंजरी, इनकी वजह से हमारे पास गैस्ट्रोपैथी हो सकती है, उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं आते, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्रोपैथी, और उसमें वो हम किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं? एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं मेंट्रायल डिजीज़ या फिर ज़ोलिंगर एल्सन डिजीज़। इनमें एक्चुअली गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग जो है ना वो ट्यूमर्स होते हैं, ज़ोलिंगर एल्सन वगैरह में। ये हम आगे डिस्कस करेंगे दोनों डिजीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब जो आज हमारा टॉपिक है वो इसमें गैस्ट्राइटिस का है। गैस्ट्राइटिस में सबसे पहले ना हमने चीज़ें देखनी है कि नॉर्मली हमारे स्टमक में कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्टमक को प्रिवेंट कर रहे होते हैं उसके अपने ही एसिड से। नॉर्मली क्या होता है, स्टमक के अंदर स्टमक के अपने एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसकी वॉल्स को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली आपकी जो स्टमक की वॉल्स हैं वो गल सकती हैं एसिड की वजह से, इतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। HCl कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। और अब लेकिन अब हमारी बॉडी में कुछ फैक्टर्स हैं जो उस एसिड से आपके अपने बॉडी के सेल्स को बचा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे वो चीज़ें देखनी है, कौन सी चीज़ें ऐसी जो अफेक्ट कर रही हैं और बचा रही हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर। और अगर वो बैरियर्स जो है जो कि प्रोटेक्ट कर रहे थे वो ख़राब होते हैं, ऐसी कौन सी इंजरीज होती है जिनकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं और आपकी स्टमक की वॉल अफेक्ट होकर वहाँ पे गैस्ट्राइटिस, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इन प्रोटेक्टिव फैक्टर की बात करेंगे। प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन से होते हैं? नॉर्मली डैमेजिंग फैक्टर जो होते हैं हमारे पास, गैस्ट्रिक एसिडिटी और पेप्टिक एंजाइम्स, ये दो चीज़ें होती हैं जो डैमेज कर सकती हैं। और इनसे आपकी स्टमक के मिकोजा को प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है? ये चीज़ें। सबसे पहले ये कि म्यूकस की सिक्रीशन होती है। म्यूकस की सिक्रीशन किससे हो रही है? फोवियोलर सेल्स, आपको पता है ना कि गैस्ट्रिक कार्डिया और एंट्रम में होते हैं, वो सेल्स से क्या होता है? म्यूकस प्रोड्यूस होता है। और वो जो म्यूकस है ना वो आपकी स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। दूसरी चीज़ जो स्टमक की वॉल्स को प्रिवेंट करती है वो ये कि बाइकार्बोनेट सिक्रीशन
सिक्रीशन होती है म्यूकस में, वो प्रिवेंट करता है। तीसरी चीज़ होती है म्यूकोजल ब्लड फ्लो, ठीक है। चौथी चीज़ एपिथेलियल बैरियर फंक्शन। पांचवी एपिथेलियल की रीजनरेटिव कैपेसिटी, ठीक है। और पांचवी चीज़ इलेबोरेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि हमारी प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं आपके स्टमक में, आपके स्टमक को इन डैमेजिंग एसिड और पेप्टिक एंजाइम से बचाती हैं, ठीक है। अब इंजरी किन केसेस में होती है, कौन सी चीज़ें हैं जो इन बैरियर्स को ख़राब करती हैं? सबसे पहले एक एच पाइलोराई इन्फेक्शन है, इसकी भी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे हम। एनसेड्स होते हैं, एनसेड्स करवा सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। टोबैको करा सकता है, अल्कोहल करा सकता है, गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी हो जाए तब हो सकता है, ड्यूडिनल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो सकता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंजरी करा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना ये कि कैसे कैसे ये इंजरी करवा रही होती हैं। हम यहाँ पे पैथोजेनेसिस पे आ रहे हैं। सबसे पहले ये कि स्वीयर, ये जो है ना पैथोजेनेसिस में सबसे पहले यहाँ पे वही बातें लिखी हैं जो ऊपर मैंने आपको बताई हैं। म्यूसिन कहाँ से सिक्रीट होता है? फोवियोलर सेल से प्रोड्यूस होता है। और म्यूसिन में क्या होता है? थिन लेयर ऑफ म्यूकस और फॉस्फोलिपिड। वो क्या कर, उनका काम क्या है? उन्होंने एक्चुअली लार्ज फूड पार्टिकल्स को जो है ना वो प्रिवेंट करता है, लार्ज फूड पार्टिकल फ्रॉम डायरेक्टली टचिंग द एपिथेलियम, ताकि वो डायरेक्टली एपिथेलियम को टच ना करें, और उससे बचाने के लिए और इस एसिड से बचाने के लिए रोल प्ले करता है ये म्यूसिन जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद ये कि जो होता है ना म्यूसिन, उसके अंदर होते हैं बाइकार्बोनेट सेल, बाइकार्बोनेट आयन, वो सिक्रीट कहाँ से होते हैं? सरफेस एपिथेलियल सेल से। वो क्या करते हैं? इस पीएच को न्यूट्रल रखते हैं। उसके बाद ये कि दूसरा एक प्रोटेक्टिव फैक्टर ये है कि इसमें ना कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है सरफेस फोवियोलर सेल की, हर 3 से 7 दिन बाद वो एसेंशियल होती है, ताकि हम इसमें जो है ना एपिथेलियल सेल लेयर की इसकी मेंटेनेंस को बरकरार रख सके, और जो सिक्रीशन ऑफ म्यूकस और बाइकार्बोनेट है ना वो कंटिन्यूसली होती रहे। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि इस मस्कुलेचर जो है ना, इस एरिया की जो है ना वास्कुलेचर, वो बहुत रिच होता है। वेसल्स वहाँ पे बहुत होती हैं, ताकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, और एसिड जो है ना वो साथ के साथ वॉश अवे होता रहे और बैक डिफ्यूज़ होता रहे लैमिना प्रोप्रिया के अंदर, ठीक है। जब काम उसका हो जाए तो दोबारा लैमिना प्रोप्रिया में डिफ्यूज़ होता रहे। उसके बाद ये कि फैक्टर जो ख़राब कर रहे थे ना उनकी थोड़ी सी डिटेल्स है। अब एनसेड जो होते हैं वो कैसे ख़राब करते हैं? एनसेड एक्चुअली हमारे पास बॉडी के अंदर क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह होते हैं। उनकी जो सिंथेसिस होती है ना, वो हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं उनमें हमारे पास एंजाइम यूज होता है साइक्लोऑक्सीजनेज, जिसको हम कॉक्स कहते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास बने होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2, I2, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों ने ना, E2 और I2 है, इन्होंने एक्चुअली ये हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक के अंदर म्यूकस और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन है ना, बाइकार्बोनेट, फॉस्फोलिपिड और ये चीज़ें जो सिक्रीट करवानी होती हैं या ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कराना होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपकी E2 और I2 ने करनी होती है। अब अगर ये जो होते हैं ना एनसेड, ये क्या करते हैं? इस कॉक्स को इनहिबिट कर देते हैं, COX-2 को स्पेसिफिकली। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें बनती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो म्यूकस की सिक्रीशन है वो कम हो जाती है, ठीक है, और एसिड की सिक्रीशन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली ये कॉक्स वगैरह ने इन्होंने क्या करना होता है? एसिड की सिक्रीशन को कम करना होता है। लेकिन अगर हमारे पास ये COX-1 COX-2 ख़राब हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि म्यूकस की प्रोटेक्शन जो है ना, म्यूकोजल प्रोटेक्शन वो कम हो जाएगी, ठीक है। और म्यूकस कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? गैस्ट्रोपैथी और जो है ना वो गेस्ट्राइटिस, ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। और इनमें जो एग्जांपल्स आती हैं एनसेड कौन कौन से होते हैं, वो तो एस्प्रिन हो सकता है, ठीक है, आइबुप्रोफिन हो सकता है, उसके बाद नेप्रोक्सिन हो सकता है। ये COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, म्यूकस जो है उसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोपैथी हो जाती है। उसके अलावा दूसरा हमने रीज़न बताया था कि एच पाइलोराई की वजह से हो जाता है। एच पाइलोराई क्या करता है? एच पाइलोराई ने इनहिबिशन कर देता है गैस्ट्रिक बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर्स की, ठीक है। अमोनिया सेल्स होते हैं ना आपकी, इसमें क्या कहते हैं स्टमक में, वहाँ से जो है ना बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होनी होती है। बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन ना पीएच को नॉर्मल रखती है, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि एसिड होता है ना, एसिड तो आपको पता है लो पीएच है, तो म्यूकस ने उसको जो है ना वो न्यूट्रलाइज करना है कैसे? अपने बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करके, ताकि दोनों मिलके बैलेंस कर दे और स्टमक की पीएच न्यूट्रल रहे। अब उस न्यूट्रल पीएच को ख़राब करने के लिए एच पाइलोराई आता है, ये यूरियाज प्रोड्यूसिंग एच पाइलोराई, ठीक है। ये इनफैक्ट इसने ऐसे करना है। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो ओल्ड अडल्ट है। ओल्ड अडल्ट में क्या होता है कि वैसे ही
म्यूकस और बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन कम हुई होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है कि हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, लेस डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है। उसके बाद कुछ लोग जो होते हैं वो गुस्से में आके हार्श केमिकल्स जो एसिड बेसिस वो पी लेते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, तो स्टमक का जो मिकोजा है ना वो बिल्कुल जल जाता है, उनके सेल जो होते हैं ना तबाह हो जाते हैं, मिकोजल एपिथेलियल सेल, स्टोमल सेल सब खराब जब होते हैं ना, तो उनकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक्सेसिव जो है वो डैमेज की वजह से, सेलुलर डैमेज की वजह से, उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाता है। अच्छा, अब उसके अलावा उन्होंने कहा कि अल्कोहल कंजम्पशन, एनसेड्स, रेडिएशन थेरापी और कीमोथेरापी इन सब की वजह से भी हो जाता है। उसके बाद ये कि इन्होंने क्या करना होता है, एजेंट्स होते हैं ना ये, इन्होंने डीएनए सिंथेसिस और माइटोटिक अपरेटस जो है ना उनको इनहिबिट कर देना होता है। ठीक है, कैंसर थेरापी में कैंसर काउजिंग एजेंट जो है ना, कैंसर थेरापी में हम जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो ये काम करती हैं, और उनकी वजह से भी म्यूकोजा डैमेज हो सकता है और जो है ना हमारे पास गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अब इस केस में अगर हमसे कोई मॉर्फोलॉजी पूछे ना, तो ये मैंने मॉर्फोलॉजी जो है ना वो काफ़ी शॉर्टलिस्ट की हुई है, तो आप बस यही चीज़ें बता देंगे, दैट्स मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़े पिक्चर में बताया हुआ है। इसमें हिस्टोलॉजिस की कैसी होती है, अगर हम देखें माइल्ड एक्यूट टाइप जो होती है, उसमें क्या होता है, हमें क्या चीज़ मिलेगी, सेल्स में इसकी मिकोजा की लेयर्स में एडीमा मिलेगा। ठीक है, सेल्स में एडीमा, वास्कुलर कंजेशन मिलेगी और न्यूट्रोफिल्स सॉरी ये माइल्ड है ना, माइल्ड के केस में वास्कुलर कंजेशन होगी लेकिन कम होगी, एडिमा होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। उसके बाद ये कि न्यूट्रोफिल्स होंगे लेकिन कम होंगे क्योंकि ये माइल्ड है। उसके बाद ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट जो होंगे वो भी कम होंगे क्योंकि माइल्ड फॉर्म है, होगा सारा कुछ लेकिन क्या है, कम होगा। लेकिन अगर एक्टिव इन्फ्लेमेशन की बात करें ना, एक्टिव इन्फ्लेमेशन के आगे दो टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, इन केसेस में क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे और क्या होगा, स्फीयर मिकोजल डैमेज होगा, इरोजन होगी और हेमरेजेस मिलेंगे। ठीक है, हेमरेजेस के अंदर भी आगे इरोजन का बताया हुआ है, हेमरेज का बताया हुआ है। इरोजन क्या होता है, इरोजन में जस्ट एपिथेलियम का लॉस होता है। ठीक है, सुपरफिशियल डिफेक्ट होता है, मतलब डीप नहीं होता, सुपरफिशियल न्यूट्रोफिल डिफेक्ट होगा, मिकोजल डिफेक्ट होगा और वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स हमें इकट्ठे हुए मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हेमरेज है, हेमरेज के अंदर हमारे पास क्या होगा कि डार्क पंक्टा हमें नजर आएंगे और हाइपरीमिक किस्म का मिकोजा नजर आएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्यूट इरोसिव हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है गैस्ट्राइटिस और एक्यूट और क्रॉनिक का, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।